आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं एस हॉरर मीडिया, जहां हर किस्सा आपको डर की उस हद तक ले जाता है जहां हकीकत और वहम के बीच की दीवार धुंधली पड़ जाती है। अगर आप असली डर को महसूस करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगली डरावनी दास्तान सीधी आपके पास पहुंचे। तो चलिए अब बिना देर किए उस सफर पर निकलते हैं जहां आखिरी ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए रुकती है। भूतिया रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन, रहस्यमयी स्टेशन। साल 2017 की एक ठंडी रात थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश की कोई बूंदें गिरने से पहले रुक गई हों। मैं, राहुल, उस रात अपनी बीमार नानी से मिलने के लिए घर से निकला था। गांव जाना था और जाने का एकमात्र रास्ता था धनपुर रेलवे स्टेशन से पकड़ने वाली रात की आखिरी ट्रेन। धनपुर स्टेशन नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी घबराहट उठी थी। कहते थे रात के समय वो स्टेशन कुछ ज्यादा ही खामोश हो जाता है, कुछ ऐसा कि आदमी अपनी धड़कनों तक को गिन सकता है। लेकिन नानी की हालत सोचकर डर को नजरअंदाज करना पड़ा। छोटी सी बैग पकड़ी और ऑटो लेकर स्टेशन पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचते ही अजीब सी वीरानी ने मुझे घेर लिया। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग थे। एक बूढ़ा चौकीदार जिसकी आंखों में अजीब सी उदासी थी और दो कुल्ली जो एक कोने में बैठकर मोबाइल में झुके हुए थे। रेलवे घड़ी 11:10 दिखा रही थी। मेरी ट्रेन 11:30 पर आने वाली थी। मैंने बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली, मन को समझाया कि सब ठीक है। लेकिन तभी मेरी नजर घड़ी पर फिर गई। सुई हिली ही नहीं थी। मैंने चौकीदार से पूछा, काका घड़ी रुकी हुई है क्या? वो धीरे से मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो सुकून नहीं बेचैनी देती थी। बेटा, वो फुसफुसाया, यहां घड़ी नहीं रुकती, समय रुक जाता है। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। मैंने नजरें चुराई और मोबाइल में खुद को व्यस्त करने लगा। दिल कह रहा था कि कुछ सही नहीं है, लेकिन दिमाग उसे चुप कराता रहा। 11:30 गए। हवा अचानक ठंडी हो गई, इतनी ठंडी कि जैकेट पहनने के बावजूद कंप कंपी छूटने लगी। दूर से एक सीटी सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। ट्रेन आ रही थी। आखिरकार मैं निकल सकूंगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, मेरी सांसें अटक गईं। यह ट्रेन वैसी नहीं थी जैसी आमतौर पर होती हैं। डिब्बे जंग लगे थे, खिड़कियों पर धूल की मोटी परत थी और हर डिब्बे से एक सड़ांध भरी बदबू आ रही थी। गाड़ी में कोई चढ़ता या उतरता नहीं दिखा। डिब्बों के भीतर घुप अंधेरा था, सिवाय कुछ हल्की हलचल के जो आंखों के कोनों से महसूस होती थी, पर देखने पर कुछ भी नहीं था। मैं कुछ देर खड़ा रहा, फिर नानी की याद ने मुझे हिम्मत दी। कुछ नहीं होगा, मैंने खुद से कहा और कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने डिब्बे का हैंडल पकड़ा, ठंडी लहर मेरी उंगलियों से होती हुई शरीर में उतर गई। एक सेकंड के लिए लगा जैसे किसी अदृश्य हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया हो, लेकिन फिर मैंने झटक दिया और डिब्बे में चढ़ गया। अंदर घुसते ही एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। धुंधली रोशनी में फटी हुई सीटें, टूटी खिड़कियां और खाली डिब्बा मुझे घूरता सा लगा। बैठते ही महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। पीछे से किसी की सांसों की हल्की आवाज आई, लेकिन पलटने पर सीट खाली थी। मैंने सोचा शायद थकावट और डर से वहम हो रहा है। बैग पास रखा और खिड़की के बाहर देखने लगा। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी और स्टेशन पीछे छूट रहा था। पर जो चीज सबसे ज्यादा डराने वाली थी वो थी ट्रेन का अजीब सा सन्नाटा। ना चेन की आवाज, ना ट्रैक की खड़खड़ाहट, ना इंजन का शोर। बस एकदम मौन, जैसे ट्रेन जमीन पर नहीं हवा में सरक रही हो। तभी मेरी नजर सामने की सीट पर पड़ी। वहां अब कोई बैठा था। धुंधली रोशनी में दिखा एक औरत, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, झुकी हुई गर्दन के साथ। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था। मैंने झटके से नजरें हटा ली। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ नहीं है, मैंने खुद को दिलासा दिया, थकान है बस। लेकिन तभी उस औरत ने सिर उठाया। उसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, एक काली अंतहीन गहराई। और उस घुप अंधेरे से एक सरसराती फुसफुसाहट निकली, तुम भी फंस गए। ट्रेन अंधेरे में सरकती जा रही थी। राहुल की धड़कनें अब उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। सामने बैठी वह अजीब औरत, जिसके चेहरे पर घुप अंधेरा था, अब भी उसे घूर रही थी। तुम भी फंस गए,
उसकी सरसराती आवाज जैसे राहुल के कानों में कीड़े बनकर घुस गई। राहुल ने झटके से आंखें बंद कर ली। यह सपना है, सपना है, वह खुद से बुदबुदाया। लेकिन ट्रेन का ठंडा फर्श, सीट की खुरदरी, सतह और धुंधली रोशनी साफ बता रही थी कि यह सपना नहीं था, यह सब सच था। तभी ट्रेन एक झटके से रुक गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रेन को बीच ट्रैक पर जोर से खींचकर रोक दिया हो। राहुल का सिर सीट से टकराया, एक हल्की चीख उसके गले में फंसी रह गई। उसने हड़बड़ाकर इधर उधर देखा, ट्रेन की खिड़की से बाहर झांका। चारों ओर घना कोहरा था, इतना घना कि 2 कदम दूर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन तो दूर, पटरियां भी गायब लग रही थी। यह कहां आ गया हूं? राहुल ने खुद से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, सिवाय अजीब सी कराहटों के जो अब ट्रेन के हर डिब्बे से आती मालूम हो रही थी। दरवाजे खुद ब खुद खुले, तेज ठंडी हवा अंदर घुस गई और साथ में कुछ और भी। राहुल को लगा जैसे कोई अदृश्य चीज उसके आसपास चल रही है। उसने डरते डरते अपने बैग को पकड़ा और उठने लगा। तभी एक बच्ची की हंसी सुनाई दी, बिल्कुल उसके कान के पास। राहुल बुरी तरह कांप गया। वह भागने के लिए तैयार ही हो रहा था कि अचानक ट्रेन के डिब्बे की बत्तियां एक एक कर बुझने लगीं। टिक टिक टिक, हर टिक के साथ अंधेरा घना होता गया। अब राहुल के लिए डिब्बे का हर कोना खतरा बन चुका था। भागो, उसके अंदर की आवाज चीखी। वह डिब्बे के दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर कदम रखते ही पैर फिसल गया। पटरी पर खून था, गाढ़ा गाढ़ा खून, और उसमें पड़े थे पुराने जले हुए टिकट, टूटी हुई चप्पलें और बच्चों के खिलौने। राहुल ने घबराकर चारों तरफ देखा। तभी कोहरे के बीच से कुछ आकृतियां उभरने लगीं, धुंधली, टेढ़ी मेढ़ी, इंसानों जैसी, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, सिर्फ खाली काले गड्ढे जहां आंखें होनी चाहिए थीं। वे सभी राहुल की ओर बढ़ने लगे। नहीं नहीं, राहुल चीख पड़ा और भागने लगा। भागते हुए उसे याद आया, जब वह छोटा था नानी उसे एक कहानी सुनाया करती थी। धनपुर स्टेशन पर हर साल एक ट्रेन चलती है जो उन आत्माओं को लेकर आती है जिनकी मौत अधूरी रह गई थी, जो अपनी कहानी सुनाने के लिए तरसते हैं, और जो इंसान गलती से उस ट्रेन में चढ़ जाए उसका भी नाम उस अधूरी लिस्ट में जुड़ जाता है। राहुल को अब वह बात बिल्कुल साफ याद आ गई थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। भागते भागते वह फिर उसी ट्रेन के सामने आ गया, लेकिन ट्रेन अब वैसी नहीं दिख रही थी। अब वह ट्रेन एक धाती हुई जली हुई मलबे जैसी लग रही थी, जिसमें सैकड़ों धुएं से बने हाथ बाहर की ओर बढ़ रहे थे। हर हाथ उसे खींचने को बेताब था। मुझे बचाओ, राहुल ने चीखते हुए आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, डर, पछतावे और दर्द के आंसू, लेकिन उस वीरान अंधेरे में उसे कोई जवाब नहीं मिला। अचानक ट्रेन का एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर से वही सफेद साड़ी वाली औरत फिर दिखी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक मासूम मुस्कान थी। अगर वापस जाना चाहते हो, वह फुसफुसाई, तो अपने डर का सामना करो। राहुल समझ नहीं पाया कि क्या करे, लेकिन उसके पास अब कोई चारा नहीं था। वह कांपते हुए उस औरत के पीछे डिब्बे में चढ़ गया। जैसे ही राहुल ने कदम रखा, ट्रेन के भीतर की पूरी दुनिया बदल गई। अब वह एक पुराने टूटे हुए स्टेशन पर खड़ा था, जहां हर तरफ सिर्फ राख थी, जली हुई लकड़ियां थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांत थी। ये कहां हूं मैं? राहुल ने खुद से पूछा, और तभी पीछे से एक आवाज आई, जहां वक्त रुक गया है और रूहें भटकती हैं। राहुल पलटा। वहां वही बूढ़ा चौकीदार खड़ा था जिसे उसने धनपुर स्टेशन पर देखा था, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि दर्द था, जैसे वह खुद भी किसी सजा को भुगत रहा हो। तुमने डर को चुना, चौकीदार ने कहा, इसलिए अब यहां फंस गए हो। नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, राहुल गिड़गिड़ाया। उसकी आंखों में आंसू थे। नानी का चेहरा बार बार सामने आ रहा था। अब एक ही रास्ता है, चौकीदार बोला। किसी और मुसाफिर को इस ट्रेन में चढ़ाओ और खुद को आजाद करो। राहुल के पैर थम गए। उसके मन में उथल पुथल मच गई। क्या वह अपनी आजादी के लिए किसी और को फंसा सकता था? क्या अपनी जान बचाने के लिए वह किसी और की जिंदगी से खेल सकता था? ट्रेन की सीटी फिर गूंजी, एक दर्द भरी उदास आवाज, और अंधेरे में से
कहीं दूर से एक नई रोशनी दिखाई देने लगी। अगले पार्ट में क्या राहुल अपनी आत्मा की कीमत चुका पाएगा या हमेशा के लिए उस अधूरी यात्रा का हिस्सा बन जाएगा। ट्रेन की सीटी फिर एक बार गूंजी। इस बार वह सीटी नहीं, किसी दर्द से भरी कराह जैसी थी, जैसे कोई हजारों आत्माएं एक साथ रो रही हों। राहुल वहीं जड़ होकर खड़ा था। उसके कानों में अब भी चौकीदार की बातें गूंज रही थीं। किसी और मुसाफिर को इस ट्रेन में चढ़ाओ और खुद को आजाद करो। राहुल की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसके अंदर एक भयंकर जंग शुरू हो गई थी। एक ओर अपनी जान बचाने की तड़प, दूसरी ओर किसी निर्दोष को फंसाने का अपराध बोध। इसी उधेड़बुन में वह स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भटकता रहा। अजीब बात थी कि अब स्टेशन पर भी कुछ हलचल थी। राहुल ने देखा कुछ दूर पर एक नौजवान लड़का बैठा था जो शायद किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। वह लड़का बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, बेचैन था। शायद वह भी यहां फंस चुका है, राहुल ने सोचा। या फिर शायद अब भी उसके पास लौटने का मौका है। राहुल का गला सूख गया। उसने सोचा, अगर मैं इसे ट्रेन में चढ़ने को मजबूर कर दूं तो शायद मैं खुद बच सकता हूं, लेकिन क्या मैं सच में ऐसा कर पाऊंगा? उसी वक्त वह बूढ़ा चौकीदार फिर प्रकट हुआ। उसकी झुर्रीदार आंखें राहुल को घूर रही थीं। समय कम है, वह फुसफुसाया। या तो उसे चढ़ा दो या खुद हमेशा के लिए भटकते रहो। राहुल ने कांपते हुए कदम बढ़ाए। वह लड़के के पास गया। भाई, तुम कहां जा रहे हो? राहुल ने रुकते रुकते पूछा। लड़का मुस्कुराया। बस किसी ट्रेन का इंतजार कर रहा हूं, जल्दी घर पहुंचना है। मम्मी परेशान हो रही होगी। मां। राहुल के दिल में कुछ चटका। नानी की ममता भरी आंखें उसे याद आ गईं। क्या मैं इस मासूम को फंसा दूंगा? क्या मैं उसकी मां से उसका बेटा छीन लूंगा? राहुल ने गहरी सांस ली। यह स्टेशन ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। यहां रुकना खतरनाक है, जल्दी से लौट जाओ। लड़का चौंका। क्या मतलब? राहुल ने उसकी आंखों में झांका। उसमें वही डर दिखा जो कभी खुद उसकी आंखों में था। यहां कोई ट्रेन नहीं आएगी, राहुल ने कहा। यह स्टेशन जिंदा लोगों का नहीं है। लड़का पहले तो हंसा, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान गायब हो गई। तभी एक भारी सी आवाज स्टेशन पर गूंजी। आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 तो टूटा हुआ था। वहां सिर्फ जंग लगी हुई पटरियां थीं। लड़का थोड़ा घबराया। मुझे जाना होगा, वह बड़बड़ाया और भागने लगा। राहुल ने चाहा कि उसे पकड़ ले, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ यह लड़का भी उसकी तरह गलती कर रहा था, भूल से, डर से। और अगर राहुल उसे जबरदस्ती ट्रेन में चढ़ने देता तो वह खुद भी कभी चैन से नहीं जी पाएगा। राहुल ने दौड़कर उसे रोक लिया। रुको, प्लीज मेरी बात सुनो, वह चिल्लाया। लड़का हांफते हुए रुका। यह ट्रेन तुम्हें घर नहीं ले जाएगी, राहुल ने कहा। यह ट्रेन तुम्हें फंसा देगी, हमेशा के लिए। लड़के की आंखों में अब डर उतर आया था। वह राहुल को टुकुर टुकुर देखता रहा। फिर बिना एक शब्द कहे वह उल्टे कदम भाग गया। अंधेरे में कहीं गायब हो गया। अब राहुल अकेला रह गया था, खामोश सुनसान प्लेटफॉर्म पर। ट्रेन की सीटी फिर बज उठी, इस बार और भी ज्यादा गुस्से और दर्द के साथ। राहुल ने महसूस किया स्टेशन का कोहरा और घना हो रहा था। हवा में एक जलन सी महक आ रही थी। चौकीदार फिर सामने आया। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने मौका खो दिया, उसने फुफकारते हुए कहा। अब तुम भी हमेशा के लिए इस यात्रा का हिस्सा बन जाओगे। राहुल ने आंखें बंद कर ली। उसके होंठ कांप रहे थे। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है, राहुल बुदबुदाया, तो मैं अपनी इंसानियत नहीं छोड़ूंगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं किसी और की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा, चाहे मेरी आत्मा कितनी भी सजा भुगते। तभी आसमान में अचानक एक तेज बिजली चमकी। पूरे स्टेशन पर एक पल के लिए रोशनी फैली और राहुल ने देखा ट्रेन के भीतर से सैकड़ों आत्माएं उसे देख रही थीं। उनकी आंखों में दर्द, गुस्सा नहीं, अब शांति थी, जैसे वे उसकी कुर्बानी से संतुष्ट हो गई हों। बिजली के बाद पूरा स्टेशन फिर अंधेरे में डूब गया, लेकिन राहुल अब डर नहीं रहा था। उसने ट्रेन की ओर देखा और बिना डरे खुद आगे बढ़ा। अगर मेरी किस्मत यही है, वह बोला, तो मैं मुस्कुराते हुए इसे स्वीकार करूंगा। वह ट्रेन के अंदर चला गया
और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंतिम दृश्य, ट्रेन धीरे धीरे सरकने लगी। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें अब डर नहीं, शांति थी। ट्रेन दूर धुंध में गायब होती चली गई, जैसे कभी कुछ था ही नहीं। केवल वीरान खामोश प्लेटफॉर्म बचा रह गया और उस पर लहराती एक पुरानी टिकट की पर्ची, जिस पर लिखा था, सच्चाई का रास्ता कठिन होता है लेकिन वही मोक्ष दिलाता है। ट्रेन धड़धड़ाती हुई अंधेरे में बढ़ती जा रही थी। हर डिब्बे में अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई किसी का नाम लेकर पुकार रहा हो, जैसे कोई अधूरी दुआ मांग रहा हो। राहुल चुपचाप एक खिड़की के पास बैठा था। उसकी आंखें बाहर की वीरानी में गुम थीं। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, डर, लालच, उम्मीद, सब कुछ। अब जो बाकी था वह थी सिर्फ एक बात, स्वीकार करना। ट्रेन के भीतर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। चारों तरफ धुआं सा भर गया। छत से टपकती नमी की बूंदें अब खून जैसी लग रही थीं। राहुल के सामने बैठी आत्माएं अब इंसानी शक्ल में आ चुकी थीं। जले हुए चेहरे, फटे हुए कपड़े, खाली आंखें। लेकिन हैरानी की बात थी, उन सबकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक शांत स्वीकारोक्ति थी, जैसे वे सब भी किसी समय इंसान रहे हों, जैसे वे भी कभी अपने घर लौटना चाहते थे लेकिन लौट नहीं पाए। तभी राहुल के सामने एक जानी पहचानी आवाज गूंजी, बच्चा। राहुल चौंक पड़ा। उसने चारों ओर देखा, खुद को रोक नहीं पाया और बुदबुदाया, नानी। हाँ, वही आवाज थी, ममता से भरी, सुकून देने वाली। वह सीट से उठा और ट्रेन के अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। हर कदम पर हवा भारी होती जा रही थी, लेकिन राहुल बिना रुके आगे बढ़ता रहा। अगले डिब्बे में उसने जो देखा वह उसकी रूह तक को हिला गया। वहां धुंधले कोहरे के बीच उसकी नानी बैठी थी, बिल्कुल वैसी जैसी वह बचपन में उसे कहानियां सुनाते वक्त लगती थीं। साफ सफेद बाल, प्यारी मुस्कान और झुर्रियों भरा चेहरा। राहुल भपक पड़ा, नानी। वह दौड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा। नानी ने उसका सिर सहलाया। डर मत बच्चा, उन्होंने कहा, तूने सही राह चुनी है, इसलिए अब तेरा बंधन टूट सकता है। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या मैं वापस जा सकता हूं? नानी मुस्कुराई, लेकिन उनकी आंखों में हल्की नमी थी। मोक्ष का रास्ता कठिन होता है, नानी ने कहा, लेकिन जो डर के आगे जीतता है वही लौट सकता है। तभी ट्रेन के फर्श में एक कंपन शुरू हुआ। डिब्बे की खिड़कियां कांपने लगीं। राहुल ने देखा, ट्रेन अब एक चमचमाते पुल पर दौड़ रही थी, जिसके नीचे कोई जमीन नहीं थी, सिर्फ एक अनंत अंधेरा था। पुल के आखिर में एक सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वह रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें बंद करनी पड़ रही थीं। नानी ने राहुल का हाथ थामा। अगर तू इस रोशनी में बिना डरे कदम रखेगा तो तुझे आजादी मिलेगी। राहुल की सांसें तेज हो गईं, दिल बुरी तरह धड़कने लगा। क्या मैं फिर से अपने घर लौट पाऊंगा? उसने कांपती आवाज में पूछा। नानी ने सिर हिलाया। लेकिन याद रखना, उन्होंने कहा, अपने डर को पीछे छोड़ना होगा। एक बार भी पीछे मुड़ा तो फिर यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। ट्रेन अब पुल के बिल्कुल अंतिम सिरे पर थी। रोशनी और भी तेज हो गई थी। राहुल ने एक गहरी सांस ली। नानी का हाथ थामे वह दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं तैयार हूं, उसने खुद से कहा। जैसे ही ट्रेन ने ब्रेक मारा, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। तेज सफेद रोशनी ने राहुल को अपनी ओर खींच लिया। आखिरी परीक्षा। राहुल ने कदम आगे बढ़ाया। पीछे से फुसफुसाहटें आने लगी। रुक जाओ, मत जाओ, तुम हमारे साथ रहो। लेकिन राहुल ने आंखें बंद कर ली। वह जानता था यह सब उसका डर है, बस डर। एक कदम, दो कदम। अब वह रोशनी के बिल्कुल बीचों बीच था। और तभी पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, राहुल। वह आवाज बिल्कुल नानी जैसी थी, करुणामयी, मोहक। राहुल का दिल कांपा। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर उसे नानी की कही बात याद आई। एक बार भी पीछे मुड़े तो यहीं रह जाएगा, हमेशा के लिए। उसने अपनी आंखें भींच ली। नहीं, वह पीछे नहीं मुड़ा। अगले पल एक तेज झटके के साथ वह रोशनी में समा गया। उसका शरीर हवा में तैरने लगा। उसकी सारी थकान, दर्द, डर सब धीरे धीरे मिटने लगे। एक अनोखी शांति उसके पूरे वजूद में भरने लगी, जैसे कोई उसे धीरे से कह रहा हो, अब तू आजाद है। अंतिम दृश्य। राहुल ने जब होश खोला तो वह अपने घर के बिस्तर पर था।
सुबह की हल्की धूप खिड़की से आ रही थी। बगल में उसकी मां बैठी थी, आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान लिए। तुम ठीक हो बेटा? मां ने फुसफुसाते हुए कहा। राहुल ने मां का हाथ थामा। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। वह जानता था कि वह किसी दूसरी दुनिया से लौटा था, एक ऐसी दुनिया से जहां हर फैसला आत्मा की कीमत तय करता है। कहानी से सीख, डर से भागना आसान है, लेकिन डर का सामना कर सच्चाई के रास्ते पर चलना ही असली मोक्ष है।